हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेय साइंस क्लासेस में। मैं हूँ अवधेश त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, जो रसायन की मूल अवधारणाएं, जो क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है वहाँ उसका टॉपिक है। क्योंकि कई कैलकुलेशन में तुल्यांकी भार निकालना होता है, तो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, कैसे तत्व का तुल्यांकी भार निकालते हैं, कैसे अम्ल का निकालते हैं, कैसे क्षार का निकालते हैं, कैसे लवण का निकालते हैं और कैसे आक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो पहले हमें ये जानना होगा कि तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो किसी भी तत्व के परमाणु भार को उसकी संयोजकता से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो उसका तुल्यांकी भार कहलाता। फिर आप समझिए, किसी भी तत्व के परमाणु भार को यानी एटॉमिक वेट को उसकी संयोजकता से यानी वैलेंसी से भाग देने पर जो संख्या मिलती है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। अब तुल्यांकी भार एक संख्या है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि तत्व का तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का क्या है, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सोडियम का निकालना है तुल्यांकी भार। तो सोडियम क्या है, सोडियम एक धातु है, एक तत्व भी है। पहले तत्व है फिर धातु है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। मैंने सूत्र क्या लिखा है, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो आप याद रखिए, सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23। इसको या तो आप यू लिखिए या एएमयू लिखिए। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट लिखिए, या यू मतलब यूनिफाइड मास लिखिए, एकीकृत द्रव्यमान लिखिए। तो वो लिखिए ना लिखिए कोई जरूरत नहीं है। और बटे मैंने लिखा है संयोजकता। तो सोडियम की संयोजकता होती है 1, तो सोडियम का तुल्यांकी भार निकल के आएगा कितना, 23। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, संयोजकता हम कैसे जानेंगे किसका 1 है, और कैसे जानेंगे कि इसका परमाणु भार 23 है। तो जो परमाणु भार है वो तो आप जो मंडलीफ का पीरियोडिक टेबल वहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। बाकी ये संयोजकता मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे संयोजकता निकालते हैं। तो आप सुन लीजिए, किसी भी तत्व के या परमाणु के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो उसकी बैलेंसी होती है। यदि आउटर मोस्ट सेल में यानी बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता 1, 2 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता 2, 3 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता 3, 4 इलेक्ट्रॉन है संयोजकता 4। लेकिन यदि 4 से अधिक है तो उसकी संयोजकता 8 - n के बराबर होती है, यानी 8 में से उसको घटा देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सोडियम, और सोडियम परमाणु 11, फिर मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, फिर लिख दिया एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। तो इसका क्या है, 12 है, 13 है, 16 है, 15 है, 17 है। ये मैंने कुछ तत्वों का नाम लिख दिया है। अब बोरबरी के नियम से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या लिखेंगे, यहाँ 2 8 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 2 8 2, यहाँ क्या लिखेंगे 2 8 3, यहाँ लिखेंगे 2 8 6, 2 8 5 और 2 8 7। और एक और आपको बता दें, हाँ कार्बन 6 होता है, 2 4, नाइट्रोजन भी लिख लीजिए 7 2 5। अब आप समझिए इसको, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है बोरबरी के नियम से। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आता होगा। नहीं आता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको सिखा दूंगा कैसे किया जाता है। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए संयोजकता। तो मैंने कहा कि किसी तत्व के या परमाणु के बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी है। तो आप देखिए, इसका नाम है बाह्य कोश, आउटर मोस्ट सेल, और इसका नाम है इनर मोस्ट सेल, आंतरिक कोश, ये बाह्य कोश। तो बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी संयोजकता 1। तो देखिए मैंने 1 ही लिखा है। मैग्नीशियम का बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, संयोजकता 2। एल्युमिनियम के बाह्य कोश में कितने, 3, तो 3। अब यहाँ आ जाइए, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो कार्बन की संयोजकता 4। लेकिन जब 4 से अधिक होगा, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उसे 8 में से घटा देंगे, 8 - n के बराबर कर देंगे।
तो अब से मैं आपसे कहूँ कि नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होगी, तो 8 में से आप 5 घटा देंगे तो आएगा 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी। तो भूलिएगा मत आप। यहाँ क्लोरीन का पूछा जाए तो 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा। फास्फोरस का पूछा जाए तो 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा। सल्फर का पूछा जाए तो 8 में से 6 जाए कितना बचेगा, 2। तो मुझे उम्मीद है कि कैसे वैलेंसी निकाली जाती है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जिनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, उनकी संयुक्ता वही होगी। लेकिन यदि बाह्य कोश में 5 है तो 8 में से घटा देंगे, 6 है तो 8 में से घटा देंगे, 7 है तो 8 में से घटा देंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब मैंने यहाँ सोडियम का बता दिया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 24 और संयुक्ता होती है 2। तो कितना निकल के आएगा तुल्यांकी भार, ये आ गया 12। अब मान लीजिए मैंने एक और लिख दिया आयोडीन का। आयोडीन का परमाणु भार होता है 127 और संयुक्ता इसकी कितनी होती है, तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी हैलोजन हैं उनकी संयुक्ता एक होती है, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो यहाँ पे भी इसका तुल्यांकी भार कितना निकल के आ गया, 127। तो ये तो थोड़े सिंपल थे। अब मान लीजिए कि एग्जाम में ये पूछा जाए कि क्यूप्रस क्लोराइड, इसका नाम है CuCl, इसको या तो आप कहिए कॉपर फर्स्ट क्लोराइड या तो कहिए क्यूप्रस क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। और ये पूछा जाए क्यूप्रस क्लोराइड में कॉपर का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो इसको अगर आयन में तोड़ेंगे इसका नाम होगा क्यूप्रस, इसका नाम होगा क्लोराइड। वैसे तो ये कॉपर है, तो ये जो क्यूप्रस आयन है इसका तुल्यांकी भार जब निकालेंगे तो परमाणु भार लिखेंगे, तो कॉपर का परमाणु भार कितना होता है, 3.5। और चूंकि कॉपर जो है वो संक्रमण धातु है, यानी ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाती है। परिवर्ती संयोजकता को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी फिक्स ना हो। इस सोडियम की वैलेंसी हमेशा 1 होगी, मैग्नीशियम की वैलेंसी हमेशा 2 होगी, एल्युमिनियम की 3 होगी। लेकिन ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी ये डी ब्लॉक का तत्व है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी संयुक्ता या ऑक्सीकरण संख्या फिक्स नहीं होती कि उतनी ही होगी। तो यहाँ पे इसकी संयुक्ता होती है 1, तो आप देखेंगे इसका तुल्यांकी भार निकल के आएगा 63.5। लेकिन यही यदि आप CuCl2 में देखें, यानी इसका नाम तो क्यूप्रस क्लोराइड, इसका नाम है क्यूप्रिक क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, ये क्यूप्रस क्लोराइड है, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो यहाँ पे भी इसका क्या होगा, इसका निकालेंगे Cu पे 2+ का, तो यहाँ पे होगा 63.5 और बटे लिखेंगे 2। तो ये कितना निकल के आएगा, 2 3 6, 2 1 2 और 1 बचा, 2 7 14, तो मतलब 31.7 इतना कुछ करके आएगा ये तुल्यांकी भार होगा इसका। ये रहा क्यूप्रस क्लोराइड में क्यूप्रस आयन का और ये क्यूप्रिक क्लोराइड में क्यूप्रस आयन का। तो ये रहा तत्व का परमाणु भार। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार कि अम्ल का कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अम्ल का जब तुल्यांकी भार निकालते हैं तो अम्ल का अणुभार लिखते हैं। मान लीजिए H2SO4 का निकालना है तो H2SO4 का अणुभार लिखेंगे और इसमें संयोजकता से भाग नहीं देंगे। H2SO4 की हम देखेंगे क्षारकता। क्षारकता क्या होती है, H2SO4 कितने हाइड्रोजन निकाल रहा है। तो मैं इसको भी समझा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब मैं फिर आपको बताऊँ। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि अम्ल का तुल्यांकी भार यानी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अम्ल का जो अणुभार है उसे अम्ल की क्षारकता से भाग देते हैं। क्षारकता क्या है, जैसे मैंने लिख दिया H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको यदि आप पानी में डालेंगे जल में तो ये क्या निकालेगा, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, ये चीज निकालेगा। तो कोई भी अम्ल जितना हाइड्रोजन निकालता है वो उसकी क्षारकता कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको पानी में डाला तो ये क्या बनाया, हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन। तो इसकी क्षारकता कितनी है, 1, इसकी क्षारकता 2, इसकी क्षारकता 1। तो अब क्या निकालेंगे, H2SO4 का मान लीजिए निकालना है तुल्यांकी भार, तो मैंने क्या लिखा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड।
तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का भार आपको पता है 1 होता है, 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का होता है कितना 32, तो मैं लिया 32, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 का वो कितना हो गया 64, और इसकी क्षारकता कितनी है, तो क्षारकता है 2, तो बराबर ये क्या होगा, तो 60 30 90 90 4 94, और 94 तो कितना हो गया 96 बटे 2। एक बार फिर देख लेते हैं, 60 30 90 94 96 98, सॉरी ये होगा 98, तो भाग दिन कितना आएगा 2 चौका 8 और ये हुआ 18, ये कितना आ गया 49। तो ये जो 49 आया ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब का तुल्यांकी भार। इसी तरह यदि आप HCl का निकालना चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, और आप देखिए HCl की क्षारकता कितनी 1 है, तो मैं लिख दिया 1, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 36.5 बटे 1, और आंसर आ जाएगा 36.5। इसी तरह आप लोग मैं होमवर्क दे रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड का निकाल लीजिएगा HNO3 का, और आप एसिटिक एसिड का निकाल लीजिएगा CH3COOH का। और थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं समझ में आता, क्षारकता कितनी होगी, जैसे मैंने लिख दिया H3PO4 और फिर मैंने लिख दिया H3PO3 और फिर मैंने लिख दिया H3PO2। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका आप निकालिए तुल्यांकी भार, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसका अणुभार और कितनी क्षारकता है, तो आपको ये दिखेगा कि इसमें 3 हाइड्रोजन है तो क्षारकता 3 होगी, इसमें 3 है क्षारकता 3, इसमें 3 है क्षारकता 3, तो ये गलत होगा। इसकी क्षारकता तो 3 होगी लेकिन इसकी 2 होगी और इसकी 1 होगी। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कैसे, तो इसको समझने के लिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसकी क्षारकता 3 है, कैसे इसकी क्षारकता 2 है और कैसे इसकी क्षारकता 1 है। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। H3PO4 का नाम है आर्थोफास्फोरिक एसिड, इसका नाम है आर्थोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरिक आर्थोफास्फोरस, और इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड। तो इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो देखिए कितने ऑक्सीजन है इसमें 4 हैं, तो मैंने ये कर दिया यहाँ डबल बॉन्ड OH OH OH, OH का नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको देखिए, फिर इसको बनाइए आप 1 2 3, ये 3 हो गया, यहाँ पे OH OH और यहाँ पे H, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल सिंगल, और इसको आप बनाइए तो यहाँ हो गया डबल, यहाँ पे हो गया OH H H। अब आपको ये आप देखिए ध्यान से कि ये H वहाँ से निकालेगा जहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह है, OH का नाम है हाइड्रोक्सिल, तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तो यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा, यहाँ से भी H निकलेगा, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी 3, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे कितना OH है 1 2, ये H नहीं निकलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि H वहीं से निकलेगा जहाँ हाइड्रोक्सिल है। क्यों, क्योंकि H निकलेगा इसमें माइनस आ जाएगा, एक OH है 2 OH है, यहाँ 2 हाइड्रोजन निकलेगा, इसकी सारी क्षारकता होगी 2, और इसमें कितना OH है 1, तो इसकी क्षारकता होगी 3। तो इस तरह आप अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं क्षार का तुल्यांकी भार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्षार का तुल्यांकी भार क्या होगा। तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए जो क्षार का अणुभार होगा उससे क्षार की अम्लता से भाग कर देंगे। जैसे मैंने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालना, जिसका क्या नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। तो इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसको यदि पानी में घोला जाए तो ये सोडियम आयन में टूटेगा और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। तो कोई भी क्षार जितना हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो उसकी अम्लता कहलाती है। जैसे यदि मैं लिख दूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल डाइड और इसे पानी में घोला जाए तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम आयन टूटेगा और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। अगर मैं लिख दूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइज और इसे पानी में घोला जाए तो ये एल्यूमिनियम आयन बनाएगा
और क्या बनाएगा 3OH बनाएगा। तो ये इसकी क्या होगी अम्लता होगी, यानी कोई भी क्षार कोई भी बेस जितना हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो उसकी अम्लता कहलाती है। तो तुल्यकालिक भार निकालने के लिए क्या करें, NaOH का अनुभार लिखें। तो आपको पता होगा कि सोडियम का, मान लीजिए NaOH का हम निकाल रहे हैं, तो सोडियम का अनुभार परमाणु भार कितना होता है, ये होता है 23। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये कितना हो गया 20, 30, 36, 3, 39 से 40। तो 40/1 इक्वल कितना आ गया 40। तो NaOH का जो तुल्यांकी भार निकल के आया वो कितना है 40 है। अब इसी तरह आप इसका निकालना चाहें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपको पता है एल्यूमिनियम का कितना है, मैंने लिख दिया AlOH का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम का होता है 27 प्लस आप देखिए कितने हाइड्रोजन है 3, तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है 3 हो गया, और प्लस ये जो ऑक्सीजन है कितना ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो ये कितना हो गया 16 या 48। तो 48/एल्यूमिनियम कितना निकाला हाइड्रोक्साइड 3, तो मैंने लिख दिया 3। तो आपको क्या करना है 3 को जोड़ के और 3 से भाग दे दीजिए, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। अब ये कितना 40, 20, 60, 68, 70, 75 और 3 78। तो 78/3, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 1 बचा 18, 3 छक 18, तो ये आ गया 26। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना आ गया 26, इसका आ गया 40। इसी तरह आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निकाल सकते हैं, और कुछ होमवर्क इसमें भी ले लीजिए। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी निकाल लीजिएगा, आप बैरियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लीजिएगा। लेकिन इसके लिए बस आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको परमाणु भार सबका पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो अब हम समझते हैं लवण का इक्विवेलेंट, यानी लवण का तुल्यांकी भार क्या हो। तो किसी भी लवण का तुल्यांकी भार निकालना हो तो आपको क्या करना है, उसका अनुभार लिखना है और फिर लिखना है कि उसमें कितना धनायन या कितना ऋणायन पे आवेश है। जैसे मैंने लिखा NaCl सोडियम क्लोराइड, और इसका आपको निकालना है तुल्यांकी भार। तो पहले क्या लिखेंगे अनुभार, तो सोडियम का कितना है 23 और क्लोरीन का कितना है 35.5। तो आप देखिए कि सोडियम क्लोराइड किस में टूटता है, सोडियम प्लस और क्लोराइड आयन में, तो इस पर कितना धनावेश है, दोनों से कोई एक ही लिखना है, एक, तो एक से आपने भाग दे दिया, तो ये कितना होगा 58.5 और बटे 1, तो बराबर कितना है 58.5। तो ये होगा लवण का तुल्यांकी भार। इसी तरह मान लीजिए आपको पोटेशियम क्लोराइड का निकालना हो KCl, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, पोटेशियम कितना होता है 39 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और इसमें कितना धनायन ऋणायन होगा, तो K+Cl- में टूटता है, एक से भाग देंगे, तो जोड़ के आप एक से भाग देंगे, यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा। इसी तरह कुछ आप और निकाल लीजिएगा, थोड़े से ये बड़े हैं, जैसे मैंने लिख दिया Al2SO4 का होल थ्राइस और 18H2O, इसका तुल्यांकी भार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें आपको बता देता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दीजिएगा, और आपको पता है कि यहाँ पे इसको अगर तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा एल्यूमिनियम आयन में और प्लस टूटेगा सल्फेट आयन में। तो आपको बता दूं यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम है 2, तो इस पर चार्ज कितना आएगा 6, तो m/6 लिखिएगा, यानी पूरे का अनुभार लिखिएगा और 6 से भाग दीजिएगा। तो ये वैसे टोटल अगर आप करेंगे तो 666 आएगा, और 6 से भाग देंगे तो 111 आएगा। लेकिन आप लोग खुद भी कर लीजिएगा ताकि आप सीख सकें। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बचा है आक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार, जिसको बता के मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम समझते हैं आक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार।
तो आक्सीकारक और अपचायक का तुल्यांकी भार समझने के पहले आपको ये जानना होगा आक्सीकारक किसे कहते हैं और अपचायक किसे कहते हैं। और इसके पहले थोड़ा सा 1 मिनट आप ये जान लीजिए आक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी यौगिक में, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, किसी भी यौगिक में उसके परमाणु पे जितना आवेश आता है वो उसकी आक्सीकरण संख्या होती है। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर इसको तोड़ें तो क्या होगा, Mg पे 2 प्लस आएगा और ये क्या है Cl, 2 Cl माइनस आएगा। तो इस पे कितना प्लस आएगा 2, इस पे कितना माइनस आएगा 1। तो ये इसकी आक्सीकरण संख्या होगी। मैग्नीशियम की आक्सीकरण संख्या +2 और क्लोरीन की -1। दूसरा मैं आपको बता दूं NaCl में देख लिया जाए तो Na के ऊपर कितना चार्ज आएगा +1 और क्लोरीन के ऊपर -1। तो सोडियम की आक्सीकरण संख्या +1 होगी, क्लोरीन की -1 होगी। तो आक्सीकरण संख्या हम कई तरह से निकालते हैं, क्योंकि मुझे आपको बताना है आक्सीकारक अपचायक का तुल्यांकी भार। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, किसी भी यौगिक में उसके परमाणु पे जितना चार्ज यानी जितना आवेश आता है वो उसकी आक्सीकरण संख्या होती है। तो आपको पता चल गया सोडियम पे कितना चार्ज है +1, तो सोडियम की आक्सीकरण संख्या +1। क्लोरीन पे कितना चार्ज आया आवेश -1, तो इसकी आक्सीकरण संख्या -1। अब मैं आपको समझाता हूँ आक्सीकारक क्या है अपचायक क्या है। कोई भी रेडॉक्स अभिक्रिया, एक चैप्टर ये रेडॉक्स रिएक्शन का, लेकिन अब तुल्यांकी भार समझ रहे हैं तो हमको ये जानना ही होगा आक्सीकारक अपचायक क्या है। तो किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया में जिसका आक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का आक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यसियन, इसका नाम है टीन, इस पे 2 चार्ज है, इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी है 2। और फिर मैंने लिख दिया यसियन पे 4, तो इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी है 4। यहाँ पे आक्सीकरण संख्या 2 है, यहाँ पे आक्सीकरण संख्या 4 है, यानी आक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका आक्सीकरण हो, आक्सीकरण मतलब आक्सीकरण संख्या बढ़े। यहाँ देखिए आक्सीकरण संख्या +2 है और यहाँ 4 है, तो आक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो जिसकी आक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचायक। और जब अपचायक जो होगा, यहाँ पे 3 अपचायक है, इलेक्ट्रॉन दाहिने बगल लिखा जाएगा, देख लीजिए। और अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है, अपचयन यानी जिसकी आक्सीकरण संख्या घटती है, उसे हम कहते हैं आक्सीकारक। जैसे मैंने लिख दिया क्लोरीन Cl2, आपको पता है एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है 1, तो 2 है तो कितने एक्सेप्ट करेंगे 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2Cl-। अब Cl2 में क्लोरीन की आक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब आप कहेंगे क्यों, मान के मन में प्रश्न आएगा। तो याद रखिए किसी अणु में उसके परमाणु की आक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे आक्सीकरण संख्या कितनी होगी -1। तो आपको पता है 0 बड़ा है -1 छोटा है, यहाँ आक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो जहाँ पे आक्सीकरण संख्या घटेगी वहाँ अपचयन होगा और इसे बोलेंगे आक्सीकारक। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, कोई डाउट मत रखिएगा। जिसका आक्सीकरण होगा यानी जिसकी आक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वो होगा अपचायक। यहाँ पे +2 से +4 हो गया, तो यानी आक्सीकरण बढ़ गया, आक्सीकरण संख्या बढ़ी ना, तो ये है अपचायक, 3 अपचायक है। और यहाँ क्लोरीन का 0 से -1 हो गया, तो 0 बड़ा है -1 छोटा है, तो ये क्या हुआ अपचयन, और जिसका अपचयन हुआ वो है आक्सीकारक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। सूत्र क्या है, आक्सीकारक और अपचायक का तुल्यांकी भार निकालने का हम लिखेंगे अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। और देखिए जब आक्सीकरण होगा यानी जो अपचायक होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जो आक्सीकारक होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ देखिए पोटेशियम में लिखा हूँ K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये रिएक्शन आपको भी समझ में नहीं आएगा, बस आप समझ लीजिए कैसे निकालते हैं तुल्यांकी भार। यहाँ पे K2Cr2O7 का जो अणुभार होगा वो है 294, और कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आक्सीकारक होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। देखिए ये आक्सीकारक है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये अपचायक है तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो दाहिने बगल लिखा जाता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो बाएं बगल लिखा जाता है। तो यहाँ पे 6 से यानी 6 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया है, इसका नाम है क्रोमेट आयन, तो 6 से इसमें भाग दिया गया 49 आ गया, ये भी आक्सीकारक है। तो यहाँ पे देखिए इसका अणुभार कितना होगा 158, कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 5,
तो 5 से भाग दिया गया, इतना आंसर। यानी पोटेशियम पर मैग्नेट इसका नाम है KMnO4, इसका भार तुल्यांकी भार इतना है। अब यहाँ देखिए लिखा हूँ फेरस सल्फेट, तो यहाँ देखिए ये फेरस आयन है, ये फेरिक आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए +2 +3, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको बोलते हैं अपचायक। तो ये अपचायक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार, मतलब ये इक्विवेलेंट वेट। तो ये अपचायक है, तो इसका निकालेंगे PSO4 का 151, 1 से भाग देंगे, यानी कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 1 से भाग देंगे तो आएगा 152। तो ये रहा अम्ल, क्षार, लवण और ऑक्सीकारक अपचायक का तुल्यांकी भार। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।